वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि चेंज इन यूज़ क्या होता है, क्योंकि ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब किया जा सकता है जब वाकई चेंज इन यूज़ हो। उसके बाद हम ब्रीफली ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रिफ्लेक्ट हो रही हो। फिर ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल पे रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो यहाँ पर हम समरी डिस्कस करेंगे, और अगला जो हमारा मोस्ट ऑफ द लेक्चर होगा इस वीडियो के अंदर, वो बेसिकली इसी इसी के सब पॉइंट्स को कवर कर रहा होगा। इसके सब पॉइंट्स बेसिकली होंगे अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू को हम ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इन्वेंट्रीज में ट्रांसफ़र करते हैं, और सिमिलरली अगर ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इन्वेंट्रीज को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करते हैं। और एंड में हम एक और पॉइंट देखेंगे जिसको कंप्लीशन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी अगर हम एक कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो वो कॉस्ट पर शो हो रही होती है, और जब उसको हम फेयर वैल्यू पर लेकर जाते हैं कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने पर, तो फिर हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले चेंज इन यूज़ को डिस्कस करेंगे। चेंज इन यूज़ में ट्रांसफ़र हमने सिर्फ तब करना है अगर वाकई ही चेंज इन यूज़ हो। तो एन एंटिटी शैल ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन यूज। अब चेंज इन यूज बेसिकली क्या होता है? चेंज इन यूज अकर होता है जब एक प्रॉपर्टी मीट करती है डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इट सीजेस टू मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। So, a change in use occurs when the property meets or ceases to meet the definition of investment property और evidence है ऑफ द चेंज इन यूज। अगर जस्ट मैनेजमेंट की इंटेंशन हो कि वो प्रॉपर्टी का यूज चेंज करना चाहते हैं, तो ये एक सोल इवेंट के तौर पे इन आइसोलेशन एविडेंस नहीं होगा। अब एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमें एविडेंस मिल रहा होगा कि चेंज इन यूज हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कमेंसमेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन है और डेवलपमेंट विद अ व्यू टू ऑनर ऑक्यूपेशन है, यानी एक प्रॉपर्टी पहले हमने रेंट पर दी हुई थी, लेकिन अब उसे हमने किराएदार से खाली करवा कर उसमें अपने ऑफिस को शिफ्ट कर लिया है, या वहाँ पर हम अपनी जो है कोई अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑनर के यूज़ में आ गई है वो प्रॉपर्टी, तो ये IS40 से IS16 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एक प्रॉपर्टी पहले आपने रखी हुई थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे, लेकिन अब आप उसे डेवलप कर रहे हैं ताकि उसकी प्लॉटिंग करके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसे सेल कर सकें, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री बन जाएगी। इसी तरीके से अगर एंड ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन हो, जैसे कि आप पहले एक प्रॉपर्टी को खुद यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आपने उसे यूज़ ख़त्म कर दिया, रेंट पर दे दिया, या उसे बाकायदा आपने खाली प्रॉपर्टी के तौर पे रख लिया ताकि आप उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन से अर्न कर सकें, तो ये बेसिकली IS16 से IS40 में ट्रांसफ़र होगा। और इसी तरीके से बाज़ात अगर एक प्रॉपर्टी आपने इन्वेंट्री के तौर पर रखी हुई थी, लेकिन फिर आपने वो रेंट पर दे दी, तो ये IS2 से IS40 में ट्रांसफ़र कंसीडर होगा। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर रिफ्लेक्ट की जा रही होती है, तो फिर कोई अकाउंटिंग में इतनी खास इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्रीज भी कॉस्ट पे मैयर हो रही होती हैं। ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यानी I16 में जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो भी कॉस्ट पर ही मैयर हो रहे होते हैं। सो व्हेन एंटिटी यूजेज द कॉस्ट मॉडल ट्रांसफर बिटवीन investment property, owner occupied property and inventories do not change the carrying amount of the property transferred, and they do not change the cost of that property for measurement or disclosure purposes। तो अगर आपका कॉस्ट मॉडल ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो कैरिंग अमाउंट है उसी पर ट्रांसफर हो जाएगा, ना कोई गेन राइज होगा ना कोई लॉस राइज होगा, जस्ट क्लासिफिकेशन आप चेंज कर लेंगे। तो दैट इज टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल की, तो उसके जो है काफ़ी रूल्स हैं डिफरेंट, और उन रूल्स की एक कंप्लीट समरी अब आपके सामने है। तो चेंज इन यूज़ अगर ये हो कि कमेंसमेंट ऑफ और डेवलपमेंट विद अ व्यू टू ऑनर ऑक्यूपेशन हो, तो पहले आपकी प्रॉपर्टी जाहिर बात है IS40 पर शो हो रही है, और अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल पर शो हो रही है और फिर आप उसे अब IS16 में शिफ्ट करते हैं, तो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज बिकम्स द डीम्ड कॉस्ट फॉर फ्यूचर अकाउंटिंग पर्पजेज। तो जिस दिन आपका ट्रांसफर हो रहा होगा उस दिन की जो फेयर वैल्यू है उसको डीम्ड कॉस्ट समझा जाएगा अंडर IS16। सिमिलर अप्रोच जो है जब IS40 से IS2 की तरफ ट्रांसफर जा रहा है, तो बिल्कुल सेम पॉइंट है कि फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज जो है वो आपकी डीम्ड कॉस्ट कंसीडर होगी।
एंड ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन कि आप पहले ऑनर ने ऑक्यूपाई की हुई थी, अब रेंटल पर दे दी है, या फिर आपने उसे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होल्ड कर लिया खाली करके, तो ये IS16 से IS40 में ट्रांसफर है। और अगर IS40 में आप फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं तो पहले आपको IS16 का रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, इवन इफ आपकी पॉलिसी कॉस्ट मॉडल वाली हो। तो बेसिकली व्हाट यू वुड डू, आप उसको रिवैल्यू करेंगे एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, और उसका जो रिवैल्यूएशन का जो भी गेन आएगा उसको आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। और वो रिकॉर्ड करने के बाद एट दैट वैल्यू एग्जैक्टली आप जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद उस पर IS40 ऑनवर्ड्स अप्लाई हो रहा होगा। तो ट्रांसफर के दिन तक आपने उसकी रिवैल्यूएशन करनी है, उसको OCI में रिकॉर्ड करना है, उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिफ्लेक्ट करना है, जस्ट लाइक यू डू फॉर IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। और इसी तरह अगर आप ट्रांसफर करते हैं इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं, तो जो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर होगी उसको यूज करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी अकाउंटिंग होगी जैसे हम ये एज्यूम कर रहे हो कि इन्वेंट्री हमारी सेल हो गई है, तो हम उस पर गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। और हम बेसिकली ये इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा होगा जैसे हमने फेयर वैल्यू पर इन्वेंट्री को सेल कर दिया है, और जो हमारे पास बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको हमने फेयर वैल्यू पे एक्वायर कर लिया। अब वन बाय वन इसमें से हर इशू को सेपरेटली देखेंगे, जो हमारे पास 4 सिनेरियोज हैं, और हर सिनेरियो की एक एग्जांपल भी कवर करेंगे। तो वेरी फर्स्ट सिनेरियो ये है जहां पे हमारा ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हो रहा होता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने फेयर वैल्यू पर रिफ्लेक्ट की हुई है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एंटिटी ए हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, और वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हैं। On 30th June, it was decided to use the building for administration rather than keeping it for investment potential. तो यहाँ पर क्लियरली हमारा चेंज इन यूज़ हो रहा है, और हमारा जो ट्रांसफ़र है वो IS40 से IS16 में हो जाएगा। इस दिन जो फेयर वैल्यू है वो क्वेश्चन में 1.2 मिलियन दी हुई है, और एंटिटी ए जो है वो कॉस्ट मॉडल यूज़ करती है अंडर IS16। बट याद रखना है कि वो कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर है तो ये रूल अप्लाई होंगे। ईयर एंड पर ऑन 31 दिसंबर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज टू ₹1.3 मिलियन। रिक्वायरमेंट ये है कि हम जर्नल एंट्रीज पास करें। सो हम आंसर डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो जब हम बात करेंगे कि जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ 30 जून 2019, तो पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक उसकी अकाउंटिंग रखनी है 30 जून तक। तो 1 मिलियन से 1.2 मिलियन तक का जो गेन है ये तो उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होते हुए ही आया है 30 जून तक, तो इसको हम प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर लेंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू 200,000 से बढ़ा देंगे, 1.2 मिलियन हो जाएगी, और जो डिफरेंशियल है 200,000 का वो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज हो जाएगा। फिर हम IS40 से IS16 में सिंपली ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी 1.2 मिलियन से। अब आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। ईयर एंड पर जो नेक्स्ट 6 मंथ की अकाउंटिंग है वो अब IS16 के मुताबिक होगी, जिसमें क्योंकि कॉस्ट मॉडल है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। साल के शुरू में लाइफ जो है वो 10 ईयर्स थी, तो इस पॉइंट पर 9.5 ईयर्स है, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 63158 बनती है, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू है ईयर एंड पर, इसको हमने यूज़ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ नहीं करती एंटिटी। अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते होते तो फिर हम IS16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन की एंट्रीज भी पास कर देते। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है चेंज इन यूज जब कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट विद अ व्यू टू सेल हो, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री में ट्रांसफर। तो एग्जांपल देखते हैं। एंटिटी बी हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। एंटिटी बी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IS40, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं। ऑन 30 जून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर सेल ऑफ प्लॉट्स। तो यहाँ पर आपका जो चेंज इन यूज हो रहा है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर IS2 में हो जाएगा। ईयर एंड पे प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू है वो 1.3 मिलियन पे इंक्रीज हो गई है, हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है। सो आंसर जब हम डेवलप करेंगे तो सिंपली पहले तो आपने 30 जून तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड IS40 ही अप्लाई करना। सो सिंपली
आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और जो उस पर गेन आएगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर लेंगे, और देन आप उसको सिंपली इन्वेंट्रीज में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम इन्वेंट्रीज बढ़ा देंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कम कर देंगे 1.2 मिलियन पे। ईयर एंड पर एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, अनलेस कि आपने इन्वेंट्री को के ऊपर कोई फर्दर कॉस्ट लगाई है तो वो उसके अंदर ऐड हो रही होगी, या फिर अगर राइट डाउन होता तो वो हम कर देते। लेकिन इसमें क्लियरली वैल्यू बढ़ी है, तो फेयर वैल्यू जो है वही एनआरवी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इन दैट केस इट इज़ नॉट लोअर देन द डीम्ड कॉस्ट और हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा बनती है, यानी IAS 16 से IAS 40 एट फेयर वैल्यू पर अगर ट्रांसफर होता है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। एंटिटी सी हैज़ प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस कैरीड एट ₹1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019। अब यूज़ कर रहे हैं वेयर हाउस, यानी ऑनर ऑक्युपाइड है, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और वो कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं अंडर IAS 16। 30 जून को प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। So end of honor occupation, and now it meets the definition of investment property. At this date, the fair value was 1.2 million. Entity C uses fair value model under IAS 40. So 31 दिसंबर ईयर एंड पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के 1.3 मिलियन हो गई है और हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले तो 30 जून 2019 को जब डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगी, तो पहले हमने IAS 16 के मुताबिक अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है, और IAS 16 के मुताबिक हमने रिवैल्यूएशन करनी है ट्रांसफ़र से पहले, इवन इफ एंटिटी का मॉडल जो है वो कॉस्ट मॉडल ही क्यों ना हो। अब रिवैल्यूएशन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उससे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 मिलियन की वैल्यू थी, 10 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ थी, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है 50,000। तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएंगे, यानी हमारा एसेट 1 मिलियन से कम होकर 950,000 पर शो हो रहा होगा। और अब अगर आप 950,000 को 1200,000 पर लेकर जाते हैं तो 250,000 का गेन आता है, और IAS 16 अप्लाई करते हुए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और गेन ऑन रिवैल्यूएशन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट करेंगे हम 250,000 का। यानी यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमने IAS 16 अप्लाई किया है, और अब हम ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कम कर देंगे, यानी ट्रांसफ़र हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। नाउ ईयर एंड पर, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो ईयर एंड पर जो अकाउंटिंग होगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 के मुताबिक होगी। तो वैल्यू बढ़कर 1.2 मिलियन से 1.3 मिलियन हुई है, तो 100,000 का जो गेन है वो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर देंगे। सो ट्रांसफ़र के सिनेरियोज में ये लास्ट हमारा इशू है कि इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं तो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र को यूज़ करना है, और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस में लेकर जाना। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली ये कहता है कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट विल बी कैरीड एट फेयर वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद द ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ इन्वेंट्रीज। यानी जिस तरह इन्वेंट्रीज की सेल को कंसीडर किया जाता है वैसे ही इसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एंटिटी डी हैज़ कमर्शियल शॉप held for resale in its ordinary course of property business carried at ₹1 million on 1 जनवरी 2019। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए रखी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो उनकी इन्वेंट्री है। On 30th June, it was given on rent to a local business rather than keeping it for resale। तो रीसेल पे के लिए रखने के बजाय आपने उसको रेंट पर दे दिया, तो आपका वो इन्वेंट्री के स्कोप से निकल गई और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में अब फॉल कर रही है। उसकी फेयर वैल्यू इस दिन पर 1.2 मिलियन है। On 31st December, the value of property has increased to ₹1.3 million। Entity D uses fair value model under IAS 40 और हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो सिंपली पहला स्टेप तो हमारा ये होगा कि हम 30 जून को जब ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। जो डिफरेंस है, इन्वेंट्री क्योंकि 1 मिलियन पे रिकॉर्ड हो रही है तो इन्वेंट्री तो 1 मिलियन से क्रेडिट होगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा और इन्वेंट्री 1 मिलियन से डी रिकग्नाइज कर देंगे। तो सिंपली ये ट्रांसफ़र भी रिकॉर्ड हो जाएगा और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड हो जाएगा। ईयर एंड पर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना चुके हैं तो उस पर जो फर्दर गेन आया है 100,000 का, वो आप प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर देंगे। इसके अलावा रेंट पर जो दिया है, तो क्वेश्चन के अंदर ये डाटा नहीं है कि क्या रेंट का अरेंजमेंट है, लेकिन जो भी रेंट इनकम होगी उसका विद एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट इफेक्ट उसको प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी रिकग्नाइज किया जाएगा। फिर एक पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का।
तो जब एक एंटिटी कोई कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट करती है, ये डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्लीट करती है, जिसको फेयर वैल्यू पे मैयर किया जाएगा। तो यूजुअली कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हमारी कॉस्ट लग रही होती है, तो वो तो कॉस्ट पर मैयर हो रही होती है कि हमने जो मटेरियल लगाया, जो सीमेंट और जो दूसरी ब्रिक्स एंड अदर जो हमारे मटेरियल की कॉस्ट है और लेबर की कॉस्ट है, वो कॉस्ट पर लग रही होती है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम उस पर उसको फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं। तो ऑब्वियसली अक्सर कॉस्ट कम होती है और फेयर वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट दैट डेट और जो उसकी प्रीवियस कैरिंग अमाउंट है, चाहे वो उससे ज़्यादा है या उससे कम है, वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही रिकग्नाइज की जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।